बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट एपिसोड में हमने अस्हाबे कहफ के लिए सनलाइट का एंगल और साउंड का क्या इफ़ेक्ट था उसको देख लिया था। अच्छा, इसमें हमें एक चीज़ माइंड में रखना होगी कि इस वक्त करंट सिनेरियो में जो जो थ्योरीज हमारे सामने आती हैं, हम उस थ्योरीज को सामने रखते हुए समझने की कोशिश करते हैं। हमेशा साइंस को कुरान पाक के अंडर आना है। साइंस की रोशनी में हम कुरान पाक नहीं देख सकते, कुरान पाक की रोशनी में हमने जो साइंस है उसको देखना है। वो इसलिए तो अगर कहीं पर कुरान पाक में हमें साइंस उस तरह से समझ नहीं आती या वो वहाँ पर अप्लाई नहीं हो रही, तो हमने साइंस को चेंज करना है, क्योंकि साइंस के लॉज चेंज हो सकते हैं, कुरान पाक के लॉज कुरान पाक चेंज नहीं हो सकता। इस वजह से साइंस हमेशा कुरान पाक के ताबे आती है, ना कि कुरान पाक को हम उस सेंस में देखें कि साइंस क्या कहती है। तो कुछ लोग इस तरह से करते हैं कि इनकार कर देते हैं उन आयत का जो साइंस के थ्रू नहीं समझ आती। अगर फ़िलहाल के लिए वो नहीं समझ आ रही, साइंस उतना डेवलप नहीं हुई, तो भी हम कुरान पाक को समझेंगे, तो भी हम कुरान पाक के ऊपर यकीन रखेंगे। हमने यहाँ पर इसको स्टॉप किया था कि अल्लाह ताला ने फिर उनको इसी तरह से उठाया, यानी जिस तरह से वो साउंड सिस्टम सारा क्रिएट हुआ था, लाइट का एंगल बना था, और उसी तरह से वो जितना भी सिस्टम था वो लपेट लिया गया। जैसे एक शादी हाल हो और एक टेंट हो, उसमें टेंट्स लगे हुए हैं, उसके ऊपर बाद शादी खत्म हुई है तो अब टेंट्स को लपेट दिया जाए। तो ये एक उसी तरह से एक सिस्टम बना था। आगे वजह क्या बताइए, ताकि वो आपस में अब एक दूसरे से पूछ लें। क्या पूछना है? अब एक दूसरे से क्वेश्चन करें कि तुम यहाँ पर कितनी देर रहे। उनमें से किसी ने कहा कि यौमन एक दिन, औ बाज़ा यौम, या दिन का बाज हिस्सा यानी कुछ हिस्सा रहे। फिर आगे वो कह रहे हैं कि तुम्हारा रब भी खूब जानता है। अब हमें ये चीज़ पता है कि आगे जाके सूरह कहफ में अल्लाह ताला बताते हैं वो तो गार में 300 साल रहे हैं और कुछ ऊपर 9 साल, यानी 309 साल रहे हैं। तो अब यहाँ पर हमें एक बात समझ आती है, और वो ये है कि गार के अंदर जो टाइम था वो कुछ और तरीके से था, और जो हमारे पास आउटसाइड टाइम था वो कुछ और तरीके से था। सबसे पहले हम इसको समझते हैं लाइट और साउंड के कनेक्शन से। क्या ऐसी थ्योरी है या कोई ऐसी टेक्निक है कि जिसके ज़रिए लाइट और साउंड का इफेक्ट हो तो टाइम इस तरह से हो जाए कि एक जगह पर तो 1 मिनट गुजरा हो, लेकिन उस जगह से बाहर निकल के देखें तो वहाँ पर आपके 60 मिनट गुजर चुके हैं। तो चलें सबसे पहले इसको समझते हैं, फिर वन बाय वन हम आज अपनी थ्योरीज को देखते हैं कि टाइम किस तरह से डायलेट हो सकता है, और वन बाय वन हम डिफरेंट फिनोमेना और थ्योरीज को डिस्कस करते जाएंगे और अंडरस्टैंड करते जाएंगे इन द लाइट ऑफ नंबर ऑफ डिफरेंट थ्योरीज कि इसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अच्छा, एक है टाइम डिस्टॉर्शन फिनोमेना। अब टाइम डिस्टॉर्शन फिनोमेना में कुछ इस तरह की साउंड टाइप्स होती हैं जिसे बाइनॉरल बीट्स कहते हैं। 2 डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की अगर बीट्स हों, हमारे एक कान में एक तरह की बीट हो और दूसरे कान में दूसरी तरह की फ्रीक्वेंसी की आवाज़ पहुंचाई जाए, तो हमारा ब्रेन क्या करता है, वो एक तीसरी साउंड प्रोड्यूस कर देता है। अब अगर वो डेल्टा वेव होगी तो हम गहरी नींद में चले जाएंगे, जिसकी फ्रीक्वेंसी है 0.5 to 4 हर्ट्ज। अगर थीटा वेव्स होगी तो हम इसमें ड्रीम की कंडीशन में होंगे, लाइक जिस तरह से गुनूदगी होती है, या हमें थोड़ा सा चीज़ें, या हमारा माइंड कभी थोड़ा सा नींद की फेज़ में होता है, थोड़ा सा जागने की फेज़ में होता है, तो दिस इज़ थीटा वेव। अल्फा वेव्स होती हैं हमारी कॉन्शियसनेस की स्टेट, और बीटा वेव्स जो होती हैं इसमें हम फुली जाग रहे होते हैं, रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं, चीज़ों को समझ रहे होते हैं। अगर बाइनॉरल बीट्स इस तरह से वर्क करें कि हमारी जो ब्रेन की एक्टिविटी है वो लो फ्रीक्वेंसी पर चली जाए और स्टॉप हो जाए, तो ब्रेन का जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, दिमाग का अगला हिस्सा होता है, ये टाइम को जो ट्रैक करता है वो स्लो डाउन हो जाएगा। अब इससे हमें एक परसेप्शन फील होगी, जैसे कि अगर हम सोए हुए हों, 5 मिनट सोए, तो हमें लगता है, उठ के लगे कि मैं तो 4-5 घंटे सोया हूँ, और कभी कभी ऐसा होता है 4-5 घंटे सो के भी लगता है कि तो मुझे सिर्फ 2 मिनट ही हुआ है। तो ये हमारी ब्रेन परसेप्शन आ रही होती है। अब नासा ने तो साउंड और लाइट के रिलेशन से इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स भी किए हुए हैं टाइम डायलेशन परसेप्शन के, कि जो हमारी बाइनॉरल बीट्स हैं ये प्रोड्यूस हो और एक स्पेसिफिक लाइट फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हो जो हमारे ब्रेन तक जाए और हमारी सर्कैडियन रिदम कंफ्यूज हो जाए। उस कंफ्यूजन की वजह से हम टाइम का अंदाजा ही नहीं लगा सकते। अब सेकंड फिनोमेना ये है कि जब लाइट फ्लिकर करती है तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है फ्लिकरिंग के दौरान, उसकी फ्रीक्वेंसी और साउंड की फ्रीक्वेंसी अगर सेम टाइम पर एक दूसरे से सिंक हो जाए, अलाइन हो जाए, तो एक ही टाइम पर प्रोसेस होने लग जाएगा। तो क्या होगा, एक फ्रोजन स्टेट हमें फील होना शुरू होगी कि टाइम बहुत ज़्यादा स्लो हो गया है और टाइम चल नहीं रहा, हम एक ही स्टेट में और बहुत अरसे से हैं। हालांकि टाइम गुजरा होगा, लेकिन हमें लाइट और साउंड के एक ही फ्रीक्वेंसी पर प्रोसेस होने की वजह से ये लगेगा कि टाइम स्लो हो गया है। यहाँ पर साउंड की फ्रीक्वेंसी भी 7 to 10 हर्ट्ज हो। हमने देखा है कि 7 to 10 हर्ट्ज थीटा स्टेट तरह से स्लीपी मोड में जाते हैं, जिसमें अनकॉन्शियसनेस भी होती है और कॉन्शियसनेस भी होती है।
गनूदगी किसी कैफियत होती है। अगर साउंड की भी वो फ्रीक्वेंसी हो, लाइट की भी फ्रीक्वेंसी हो, दोनों सिंक करेंगे तो हम टाइम में डिफरेंस खासा फील नहीं कर सकते कि इस वक्त क्या वक्त चल रहा है। अच्छा, पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं कि हमें टाइम का अंदाज़ा किस तरह से होता है। आउटर इन्वायरमेंट से। आउटर इन्वायरमेंट में क्या आ जाती है, लाइट आ जाते हैं, साउंड आ जाते हैं, और उसके अलावा हमारे पास क्या चीज़ आती है, क्लॉक्स हैं जिनसे हम वक्त का अंदाज़ा लगाते हैं। एक हमारी होती है इंटरनल इन्वायरमेंट। अभी हमने देखा कि जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है हमारे ब्रेन का, ये टाइम को मेजर करता है। तो अगर इन दोनों चीज़ों को रोक लिया जाए तो तब भी हम टाइम का असल अंदाजा नहीं लगा सकते। हो सकता है 10 घंटे गुजर जाए, हमें लगे कि 1 मिनट गुजरा है। क्या इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं? तो भी देख लेते हैं। वाकई हुए हैं। माइकल सिफर ने एक्सपेरिमेंट किया 1962 में। फ्रेंच साइंटिस्ट था, अंडरग्राउंड गया है और वहां पर तकरीबन 1 मंथ रहा, लेकिन जब वो बाहर आया तो उसे लगा कि 2 महीने गुजर चुके हैं, जबकि अभी सिर्फ और सिर्फ 1 महीना गुजरा था। तो ये टाइम परसेप्शन भी टेस्ट की जा चुकी है। वहां पर उसके पास कोई वॉच नहीं थी, कोई सूरज नहीं था। फिर टाइम चैम्बर एक्सपेरिमेंट में हुआ। नासा ने ये टेस्ट किया था एस्ट्रोनॉट्स पर। उसमें क्या था कि उन्हें कंट्रोल्ड लाइट दी गई थी और साउंड दिया गया था। कंट्रोल लाइट का ये मतलब है कि लाइट इस तरह की थी जो फिल्टर आउट होकर आ रही थी। डायरेक्ट सूरज की रोशनी नहीं कि सूरज इस वक्त 12 बजे हैं, शाम के 3 बजे हैं या सुबह के 9 बजे हैं, बल्कि ये इस तरह से फिल्टर करके दी थी कि एक ख़ास किस्म की लाइट का जो कलर था, फॉर एग्जाम्पल अगर उन्होंने डस्क का माहौल बनाया था कि जब सूरज गरूब हो रहा होता है उस वक्त की जो सूरज की लाइट होती है, उस तरह की कंट्रोल लाइट दी, साथ में एक स्पेसिफिक साउंड फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड की, तो वहां पर उनका भी टाइम परसेप्शन चेंज हो गया। तो क्वेश्चन ये है कि क्या ये पॉसिबल है कि मैं पूरी दुनिया में एक ख़ास किस्म की लाइट दे दूं और उसके बाद लोगों के कानों तक ख़ास किस्म की साउंड फ्रीक्वेंसीज पहुंचाऊं कि वो टाइम परसेप्शन में चले जाएं और वक्त का अंदाज़ा ना कर सकें? इज इट पॉसिबल? तो इसमें पहले कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, वो प्रॉब्लम देख लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट ये आती है कि हम एक कंट्रोल इन्वायरमेंट में तो कर सकते हैं जहाँ पे हम खास तरीके से लाइट पहुंचा दें, लेकिन अगर अर्थ का एरिया देखें तो ऑलमोस्ट 5-10 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है। साउंड ट्रैवल करता है सिर्फ और सिर्फ एटमॉस्फेयर में। जो साउंड एटमॉस्फेयर में ट्रैवल करता है वो अंडर वाटर देना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसका ये मतलब है कि इस तरह से हम टाइम परसेप्शन पूरी दुनिया में प्रोड्यूस नहीं कर सकते इस फिनोमिना के अकॉर्डिंग। अभी तक जितने फिनोमिना हमने ऊपर डिस्कस किए हैं, अभी हम ये देखने हैं ना कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं जिससे हमें लगे कि एक दिन था और वो 1 साल के बराबर हो गया, 309 साल के बराबर हो गया। प्रॉब्लम नंबर 2 इसमें ये आती है कि हर इंसान का ब्रेन डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पर वर्क करता है। अगर एशिया के पीपल हैं तो वो 7 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर डिफरेंट बिहेव करेंगे, और अगर यूरोप के हैं तो वो 7 हर्ट्ज पर डिफरेंट बिहेव करेंगे। सिर्फ सिंगल साउंड की परसेप्शन दें तो ये एक पार्शियल इफेक्ट होगा। साउंड और लाइट की अगर हम परसेप्शन दें तो ये एक मेजर इफेक्ट होगा। लेकिन हमें ये करने के लिए मैक्सिमम एफर्ट की ज़रूरत होगी। लेकिन अगर मैंने असहाब कहफ को भी पढ़ लिया और मुझे ये भी पता है कि साउंड और लाइट से कुछ ना कुछ ब्रेन परसेप्शन हो सकती है और मैं इनसे कुछ ना कुछ तो ऐसा कर सकती हूँ कि जिससे एक दिन 1 साल के बराबर हो जाए, तो मैं फिर इसके ऊपर ज़रूर कोई एक्सपेरिमेंट करूँगी। तो इस तरह के भी एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं। क्या ये पॉसिबल है? तो कुछ रिसर्चर्स कहती हैं कि ये पॉसिबल है। किस तरह से? क्योंकि हमारी एटमॉस्फेयर में एक स्पेसिफिक रेजोनेंस प्रोड्यूस होती है इंफ्रासाउंड वेव्स, यानी ये भी एक आवाज़ है, ख़ास किस्म की फ्रीक्वेंसीज प्रोड्यूस होती हैं हमारी एटमॉस्फेयर में। वो कितनी फ्रीक्वेंसी की है? 7.8 हर्ट्ज की। अब शर्मन रेजोनेंस क्या होती है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। ये हमारी एटमॉस्फेयर है, ये हमारी ज़मीन है। एटमॉस्फेयर ज़मीन के दरमियान ये हिस्सा एम्प्टी है। जब बिजली गिरती है, ज़मीन पर गिरी, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस हुई। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ये बाउंस हुई और जाके एटमॉस्फेयर के साथ टकराई तो वापस आई, ज़मीन के साथ टकरा के फिर गई, तो ये बाउंस हो रही है, तो यहाँ पर ये साउंड प्रोड्यूस कर रही है। रेजोनेंस जब प्रोड्यूस होती है, इस रेजोनेंस को कहते हैं शॉमन रेजोनेंस, और ये एक जर्मन साइंटिस्ट था, उसने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। जब बिजली गिरती है तो बाउंस प्रोड्यूस होता है। अगर ये इसी तरह से है तो फिर इसका मतलब है कि हर सेकंड में दुनिया के अंदर जो लाइट गिर रही है वो 100 टाइम्स जब बिजली गिरती है वो एक कंटिन्यूस इको प्रोड्यूस कर रही होती है, आवाज़ पैदा हो रही होती है। ये जो आवाज़ है ये हमारे ब्रेन के साथ इक्वली अलाइन होती है।
अल्लाह ताला ने निज़ाम इस तरह का बनाया हुआ है कि जो इस वक्त एटमॉस्फेयर में इको प्रोड्यूस हो रही है, वही इको, वही फ्रीक्वेंसी हमारी ब्रेन में उसी तरह से वर्क करती है। तो हम अपनी एटमॉस्फेयर के साथ अलाइन हो जाते हैं। यही वजह है कि हम जब पहाड़ों की तरफ जाते हैं, ज़मीन में घूमते हैं, तो हमें अच्छा लगता है क्योंकि हम अपनी एटमॉस्फेयर के साथ, अपनी ज़मीन के साथ अलाइन कर चुके होते हैं। मैं फिजिक्स था और जब इसकी कैलकुलेशन भी की गई तो इसके मेजरमेंट बिल्कुल ठीक निकली। अब यहाँ पर पॉसिबिलिटी पता क्या है कि अगर हम अपनी एटमॉस्फेयर की फ्रीक्वेंसीज को इस तरह अलाइन करें कि वो फिर हमारी ब्रेन फ्रीक्वेंसी के साथ सिंक कर जाए, तो हम इजीली टाइम परसेप्शन में जा सकते हैं। 7.83 हर्ट्ज का है कि इज इक्वल टू 8 हर्ट्ज, तो ये हमारी कॉन्शियसनेस के करीब करीब है। तो अगर हम इसको मॉड्यूल कर दें 4.5 हर्ट्ज तक ले आए, तो इसका मतलब है टाइम स्लो हो जाएगा। अगर स्टेप 3 हम ये करते हैं कि साउंड की हमने फ्रीक्वेंसी को अलाइन किया, स्टेप 3 में हमने डिफरेंट सेटेलाइट्स के ज़रिए जो सनलाइट है उसको फ़िल्टर आउट कर दिया और एक ऐसी हल्की सी लाइट प्रोड्यूस कर दी जाए जो डस्क टाइम की हो या वो मॉर्निंग टाइम की हो। तो जब हमें टाइम स्लो फील हो रहा होगा तो हमें ये लाइट इसी तरह से डिफ्यूज नज़र आएगी। तो इससे क्या होगा, इस लाइट की वजह से और इस साउंड फ्रीक्वेंसी की वजह से जो हमने एटमॉस्फेयर में प्रोड्यूस कर दी है, उसकी वजह से हमें लगेगा कि अभी सिर्फ एक दिन है, जबकि हकीकत में वो पूरा साल गुजर जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने सूरज की रोशनी को उस तरह से फिल्टर आउट करके ज़मीन तक पहुंचाना शुरू कर दिया है। तो क्या अब ये कोई कर रहा है? लास्ट 50 ईयर्स में शोमन रेजोनेंस पर बहुत से एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं। अभी आपने फील किया होगा कि हमें साल छोटे लगते हैं और टाइम बहुत तेजी से गुजर रहा है। तो इसको जब अभी करंट में ईयर किया जा रहा है, 1960 में ये 7.83 हर्ट्ज थी, अभी जब करंट में ईयर किया गया तो ये 8.5 हर्ट्ज पर चली गई। इसका मतलब है कि टाइम बहुत ज़्यादा फास्ट कर रहा है कोई। तो क्या ये कोई कर रहा है या नेचर कर रही है? इट्स अ बिग क्वेश्चन। अगर तो ये थ्योरी आ सकती है कि लाइट को फिल्टर किया जाता है, साउंड रेजोनेंस क्रिएट हो सकती है, तो हो सकता है कि ये कोई खुद भी करने की कोशिश कर रहा हो, जिसकी वजह से अब हमें ये महसूस हो रहा है कि टाइम बहुत जल्दी गुजर रहा है। 1960 में 7.83 हर्ट्ज थी, 1990 में थोड़ी सी अप कर गई, 2000 में 8 to 9 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी चली गई और टाइम बहुत जल्दी से गुजरने लग गया। अब हम इस चीज़ को फील भी करते हैं कि टाइम बहुत जल्दी से गुजर रहा है। और 2024 में तो इसके स्पाइक्स देखे गए, ये अप टू 40 हर्ट्ज तक भी गया है, लेकिन उसके बाद फिर वापसी हो जाती है। अब अगर हम ह्यूमन ब्रेन को अर्थ की फ्रीक्वेंसी के साथ सिंक कर दें तो हम इजीली टाइम परसेप्शन में जा सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये क्लाइमेट चेंज है, एटमॉस्फेयर बदल रहा है, कुछ कह रहे हैं कि ज्योमेट्री चेंज हो रही है, नंबर ऑफ रीजंस इसके सामने आती हैं। अब क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं? तो इसमें दो तीन चीज़ें हैं। एक ये है कि चूंकि ये रेजोनेंस लाइट से बनती है, बिजली के गिरने से, उसके बाउंस होने से बनती है, तो कहा तो ये जाता है कि हम लाइट के गिरने को कंट्रोल नहीं कर सकते और ये भी कि ज़मीन से इतने बड़े सूरज की रोशनी को फिल्टर आउट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सेटेलाइट्स और ज़मीन से थोड़े से ऊपर वाले हिस्से पर होती हैं, जबकि जो सूरज है वो ज़मीन से बहुत ज़्यादा दूर है। लेकिन आपको पता है सोलर जियो इंजीनियरिंग एक रियल साइंस है और इसके ऊपर काम हो रहा है। इसमें वो किस चीज़ पर काम कर रहे हैं कि हम स्पेस को एक सन शेड में कन्वर्ट कर दें। अब ये इस तरह से होगा कि ये सूरज है, ये ज़मीन है, तो सूरज की डायरेक्ट सनलाइट इधर पहुंच रही है, ये पहुंचने की बजाय यहाँ पर हम कुछ इस तरह की शेड क्रिएट कर दें कि सूरज की जो लाइट है फिल्टर आउट होकर आए और यहाँ पर एक सन शेड हो हमारे पास। दूसरा इसका काम कर लिया जाए कि नंबर ऑफ सैटेलाइट्स को सूरज और ज़मीन के दरमियान में सेट कर दिया जाए। ठीक है, इसकी वजह से भी हमें फिल्टर आउट होकर लाइट आ सकती है। तीसरा ये किया जा सकता है कि लाइट को फ्लिकर किया जाए, जिससे हमें ये एहसास हो कि अभी दिन है लेकिन बाहर रात हो चुकी हो। यानी ये सूरज है, ये एक शेडो क्रिएट कर दिया है, ये नंबर ऑफ सैटेलाइट्स आ गई है, लाइट यहाँ पर फ्लिकर होके यहाँ पर फिल्टर होके ज़मीन तक पहुँच रही है। ठीक है, अभी यहाँ पर जो फिल्टर्ड लाइट हमारे पास पड़ी हुई है, लेकिन सूरज ऊपर से घूमकर चला गया है, यहाँ पर रात भी आ गई है, दिन भी गुजर रहा है, फिर रात आ गई है, फिर दिन गुजर रहा है, लेकिन इस शेड की वजह से हमें अपनी ऊपर वाली फिजा में यही लगे कि अभी दिन है। हमारा दिन लंबा हो जाए और हमें लगे कि एक दिन है, लेकिन इसके ऊपर वाली जो सराउंडिंग्स हैं उसमें दिन रात गुजरते जाते हैं। तो क्या ये कोई कर रहा है? प्लेनेटरी शेड सिस्टम ऑलरेडी हो रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम में कुछ रिसर्चर्स ने क्या किया है कि एक ऐसी मशीन को डिज़ाइन किया है कि जिसमें एक छोटी सैटेलाइट एक सोलर सेल के पोज में आएगी और वो आने के बाद क्या करेगी, सनलाइट को कम करने की कोशिश करेगी। स्पेस बबल या फिर सनशेड प्रपोजल भी दिया गया, जिसमें MIT एक स्पेस बबल्स का शेड एक्सप्लोर कर रहा है, जो कि एक जायंट सोलर शेड को एस्ट्रॉइड के साथ बांधने का सोच रहे हैं।
अब ये कहाँ पर हो रहा है? ये इस्राइली रिसर्च सेंटर में हो रहा है, जिसमें वो एक ऐसा प्रोटोटाइप डिजाइन कर रहे हैं जिसमें सूरज को पूरी तरह ना ब्लॉक किया जाए, बल्कि उसको डिफ्यूज कर दिया जाए। जब सूरज को डिफ्यूज कर दिया जाएगा ना, तो उससे इल्यूजन पैदा हो जाएगी कि शायद अभी दिन का कुछ हिस्सा है या अभी सिर्फ और सिर्फ रात चल रही है। तो इस्राइली रिसर्चर्स ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि उनके मसीहा ने आकर क्या करना है, तो हमने अपने मसीहा की हेल्प करनी है। तो उसकी हेल्प करने के लिए वो ऑलरेडी इन टेक्नोलॉजीज पर वर्क कर रहे हैं। अगर हम इन टेक्नोलॉजीज को नहीं जानते होंगे तो हम दजाली सिस्टम को भी उस तरह से नहीं समझ सकते। जब अभी हम इंशाल्लाह फूड का पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि इस वक्त जो हमारा करंट फूड सिस्टम है, कि ये एक दजाली सिस्टम के अंदर अंदर आता है या नहीं आता। तो फिलहाल के लिए हमने ये देखना है कि जो हम कह देते हैं कि ये जो टेक्नोलॉजीज है ना, ये तो कोई फायदेमंद नहीं है, ये तो इस तरह से हो ही नहीं सकता, लोग सिर्फ बातें बनाते हैं। लेकिन क्या इसराइल के लोग जो कि डायरेक्ट अपने आप को वो मसीहा मानते हैं जिसको हम कहते हैं कि वो दजाल होगा, वो धोखा देने वाला होगा, ये उसके लिए क्या क्या तैयारियां कर रहे हैं? क्या ये उसके लिए टेक्नोलॉजी बेस्ड तैयारियां नहीं कर रहे? क्या हमें इस चीज को मद्देनजर नहीं रखना चाहिए? तो हम अपनी आंख और कान खुले रखने हैं ताकि हम इनके धोखे में ना आए। अब तो यहाँ तक हो गए कि प्राइवेट कंपनीज ने भी इसमें पैसा लगाने शुरू कर दिया है। अभी एक इसराइली यूएस स्टार्टअप हुआ है, उसमें क्या कर रहे हैं कि वो स्ट्रेटोस्फेयर में कुछ इस तरह के सल्फर पार्टिकल्स डालेंगे कि वहां से जो सनलाइट है वो वहीं से रिफ्लेक्टिव होकर वापस चली जाए ताकि जमीन कूल रहे। और अब इसमें तो इसराइल का मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है वो भी इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टर है। अब इसका मकसद वो हमें पता है क्या कहते हैं? वो हमें कहते हैं कि भाई इसका मकसद तो ये है कि ये अब जिस तरह से ज़मीन है, ठीक है, और ये हमारे पास सूरज है, ये डायरेक्ट सनलाइट आती है। अब यहाँ हमने अपनी स्ट्रेटोस्फेयर में ही कुछ इस तरह के सल्फर पार्टिकल्स डाल दें जिसकी वजह से ये लाइट आए और यहीं से रिफ्लेक्ट कर जाए और ज़मीन तक इस तरह की लाइट पहुंचे कि हमारी ज़मीन कूल रहे। इज़ इट रियली सो? हमें ये सोचना चाहिए। क्या उनका मकसद यही है जो दुनिया को बता रहे हैं कि बस सनलाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस चला जाए, या इस सब के पीछे उनका कोई और मकसद भी है? अब ये जो सोलर जियो इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट है, इसे बहुत ज़्यादा डीपली स्टडी करना चाहिए विद डिफरेंट एंगल्स। अब असहाब कहफ में क्या हुआ था? असहाब कहफ में हमने यही चीज़ देखी कि किस तरह से सनलाइट आती है, अगर ये डोम क्रिएट हो गया जो हमने अपनी लास्ट एपिसोड में देखा था, रिफ्लेक्ट करेगी, वापस चली जाएगी, साउंड वेव्स आएंगी, किस तरह से नॉड्स और एंटी नॉड्स प्रोड्यूस करेंगी, रेजोनेंस क्रिएट होगी, और किस तरह से जो इस गार के अंदर की इन्वायरमेंट है वो आउटसाइड इन्वायरमेंट से चेंज हो जाएगी। अगर चेंज हो जाएगी तो इसका मतलब है इस गार के अंदर का टाइम स्लो हो गया, बाहर का टाइम वही रहा। तो ये एक ब्रेन परसेप्शन भी आ जाती है। अच्छा, एक तो हो गई ये थ्योरी। तो अगर हम सन एंड सॉन के अकॉर्डिंग देखें तो हमने अपने डिफरेंट फिनोमेनास को डिस्कस कर लिया कि क्या क्या हो सकता है और क्या वाकई इसके ऊपर रिसर्चेज हो रही हैं। तो इसराइल वाकई इसके ऊपर रिसर्च कर रहा है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट थ्योरी की तरफ, लेकिन नेक्स्ट थ्योरी की तरफ जाने से पहले हम दजाल के 40 डेज को देख लेते हैं। रिसेंटली स्टडी किया कि 40 सिर्फ दजाल के स्पैम में नहीं आता है। जिस तरह से मूसा अलैहिस्सलाम से भी 40 सालों का वादा किया गया था, फिर बनी इसराइल पर को जब सजा मिली तो 40 साल तक वो उन पर जमीन हराम हो गई थी, और जन्नत की जो खुशबू है वो हम 40 साल की दूरी से ही महसूस कर सकते हैं। फिर माँ के पेट में जब एक बच्चा होता है 40 दिन में वो नुतफ़ा की शक्ल में होता है, 40 दिन वो आला का भी, उसके बाद नेक्स्ट 40 डेज वो मुद्गा, और फिर उसके बाद नेक्स्ट 40 डेज के बाद उसका नसीब लिखा जाता है। आप सल्लल्लाहु की जो बर्थ थी वो 40 साल की थी। जो सूर फूंके जाने का एक टाइम स्पैम होगा, इसमें एक वक्फा आता है, एक टाइम का जो दूसरे टाइम के साथ गैप होगा वो 40 का होगा। अब इसमें 40 का ये नहीं बताया गया वो 40 ईयर्स होंगे, मिनट होंगे, मंथ्स होंगे, डेज होंगे, वो अल्लाह आलम। आदम अलैहिस्सलाम के बनाए जाने से पहले उनकी जो तकदीर थी वो 40 साल पहले की लिखी गई। और जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अपनी औलाद दिखाई ना, तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम उन्हें बहुत प्यारे लगे। तो आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि मेरी उम्र से 40 साल कम करके आप दाऊद अलैहिस्सलाम को दे दे। तो अल्लाह ताला ने फिर दिए थे। यानी हमें इन सब चीज़ों से पता चलता है कि जो 40 का फिगर है ये कोई आम नहीं है। आ जाता है सोशियोलॉजी पर। अगर हम इसे देखें तो 40 साल एक ज़माने के मुकम्मल होने का टाइम पीरियड होता है। जिस तरह से 40 साल तक ये जो ज़मीन हराम हुई थी ना बनी इसराइल पर, तो इनकी एक जनरेशन के बाद नेक्स्ट जनरेशन आई थी 40 साल बाद। फिर वो चीज़ों को समझी थी, फिर तौबा हुई थी, फिर कहीं जाके वो रीशेप हुई, जनरेशन बदली, तो फिर उन्हें उसके बाद बैतुल मक़दस में जाने की इजाज़त मिली थी। अब अगर हम इसे कल्चर वाइज देखें, एरा का टाइम पीरियड देखें, तो 40 साल में एक एरा जो होता है वो चेंज हो जाता है, माशरे का पहलू बदलता है, सोच चेंज होती है। अब एक थ्योरी के अकॉर्डिंग 40 में 4 का मतलब है आग, पानी, मिट्टी और हवा। ये सब चीज़ें मटीरियलिज्म की हैं। आग से फ़ायदे, मिट्टी से फ़ायदे, हवा से फ़ायदे, पानी से फ़ायदे, ये मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं।
हमें ये चीज़ इस चीज़ को याद रखना चाहिए। जो ज़ीरो का मतलब है वो है इन्फिनिटी, इसका मतलब है इन्फिनिट मटीरियलिज्म हमारी ज़िंदगियों में दाखिल हो जाए। दैट इज हाउ 40 गोज। देखें तो दजाल के 40 दिन जो होंगे वो इन्फिनिट मटेरियलिज्म पर होंगे। पर्सनालिटी चेंज कर रहा होगा, क्या कर रहा होगा, बारिशें बरसा रहा होगा, जमीन से अनाज उगा रहा होगा, हवाओं को चला रहा होगा, आपको रिलीफ दे रहा होगा, जन्नत दिखा रहा होगा, दोज़ख दिखा रहा होगा। ये सब क्या है? ये सब दजाल का वो टाइम है जो मटेरियलिस्टिक चीजों पर मबनी है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा हमें अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि दजाल अपने वक्त में आकर क्या क्या करेगा। फिर उसके बाद वो माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, किस तरह से एक दिन को वो एक साल के बराबर करके दिखाएगा। तो इन सब चीज़ों में हमें एक बात तो पता चलती है, वो ये है कि जो इसका 40 दिनों का टाइम पीरियड है ये कोई आम नहीं है, ये बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक बेस होगा और इसमें वो बहुत कुछ करने वाला है। जो जो कुछ करने वाला है हमें उससे अल्लाह ताला की पनाह मांगनी चाहिए और अल्लाह ताला से पहले ही हेल्प लेनी चाहिए। तो डेफिनेटली अल्लाह ताला हेल्प देंगे। अब देखते हैं कि टाइम स्लो होने की क्या कोई और रीज़न भी हो सकती है। सबसे पहले तो हम टाइम को अंडरस्टैंड करते हैं। अच्छा, जो लोग कहते हैं ना कि फ्यूचर, प्रेजेंट एंड पास्ट, वो इस चीज़ को भूल जाते हैं कि जो टाइम है ना ये दरअसल खुद एक मखलूक है। कि जब बिग बैंग थ्योरी हुई थी उसमें जो ब्लास्ट हुआ था, उस ब्लास्ट होने की वजह से उसमें नंबर ऑफ थिंग्स एग्जिस्टेंस में आई थी, जैसे एनर्जी, गैसेस एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। उनमें से एक टाइम भी था। अब ये टाइम हर जगह पर मुख्तलिफ होगा। कैसे मुख्तलिफ होगा? आपने एक नाम सुना होगा, स्पेस टाइम फैब्रिक। फॉर एग्जाम्पल, ये एक कपड़ा है रबड़ का, ठीक है। अगर मैं इस रबड़ के कपड़े को, या आप ये लगा लें कि जो जंपिंग बने होते हैं इस तरह के जिसके ऊपर बच्चे जंप करने के लिए जाते हैं, अगर ये रबड़ का जंपर हो और इसके ऊपर आप एक बहुत हैवी बॉल रख दें तो ये यहाँ से नीचे को चला जाएगा। किस तरह से? अभी हम इसको एक पिक्चर से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। देखें, फॉर एग्जाम्पल ये एक जंप था पूरा, ठीक है। ये रबड़ जंपर था। जब छलांग लगाई यहाँ से वो रबड़ फैब्रिक, या आसान अल्फाज में कह लें कि वो कपड़ा नीचे को बेंड हुआ। यही थ्योरी साइंस में कहलाई जाती है स्पेस टाइम फैब्रिक। हमारी यूनिवर्स इज जस्ट लाइक अ फैब्रिक, एक कपड़े की तरह है। जितनी ज़्यादा हैवी चीज़ उस कपड़े पर आएगी, वो बॉल जितनी ज़्यादा हैवी होगी उतना ज़्यादा उस कपड़े में बेंड हो जाएगा, वो नीचे की तरफ चला जाएगा। जब वो नीचे की तरफ चला जाएगा तो अब उसके इर्द गिर्द जो घूमने वाली चीज़ें हैं उसका टाइम स्लो हो जाएगा। ब्लैक होल्स में सबसे ज़्यादा बेंडिंग होती है, तो इसमें वक्त की जो रफ्तार है वो बहुत कम हो जाती है। ऐसे ये सूरज बेंड हो रहा है, तो इसमें अब सूरज ने क्या किया है, यहाँ पर एक घड़ा सा बना दिया है। अब इसके इर्द गिर्द जो भी चीज़ें थी वो उस घड़े के इर्द गिर्द घूमने लग जाएंगी ना। अब अगर वो घूमने लग जाएंगी तो उनके घूमने का जो टाइम पीरियड है वो स्लो हो जाएगा। इसके बरक्स ये जो बाहर वाला कपड़ा बिल्कुल वैसे का वैसे था, जो फैब्रिक है हमारे पास, वहां पर टाइम तेजी से गुजर रहा होगा। ऐसे ही जब हम ब्लैक होल पर आते हैं, ब्लैक होल में जहां जहां पर वो घड़ा पैदा हुआ है, अब इसके इर्द गिर्द यहाँ पर अगर कोई स्यारा है, उसके घूमने की स्पीड स्लो होती जाएगी और यहाँ पर जो स्पीड है वो वैसे की वैसे ज़्यादा रहेगी। अब ये स्लो होने से क्या होगा कि अगर यहाँ पर कोई चीज़ एक दिन में अपना चक्कर मुकम्मल कर रही है तो बाहर वो, तो इसका मतलब है उसका यहाँ पर एक दिन गुजरा बहुत स्लो टाइम है, लेकिन बाहर 1000 साल गुजर गए होंगे उसी फैब्रिक के अंदर। तो टाइम डायलेशन दो तरह से होती है। एक तो ये कि ज़मीन की रोटेशन बहुत कम हो जाए, रोटेट होने की स्पीड कम हो जाएगी, तो ये सिर्फ एक दिन गुजारेगी, लेकिन असल में वो 100 साल गुजर चुके होंगे या 300 साल गुजर चुके होंगे। एक थ्योरी आती है कि अगर कोई चीज स्पीड ऑफ लाइट से सफर करे तो वक्त बहुत स्लो हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास कोई ऐसी एबिलिटी आ जाए कि मैं स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करूं या स्पीड ऑफ लाइट की इक्वली स्पीड से ट्रेवल इस तरह से करूं कि इस जमीन से बाहर चली जाऊं, मेरे लिए वक्त बहुत स्लो हो गया, रुक गया, मैंने इतनी चीजों को देख लिया, लेकिन यहाँ पर जब मैं जमीन पर वापस आई हूँ तो यहाँ पर 1000 साल गुजर चुकी हूँ, क्योंकि मेरे लिए टाइम बहुत स्लो हो गया, मैंने स्पीड ऑफ लाइट से सफर किया है। ये चीज वही है कि जो हमने ग्रेविटी वाली डिस्कस की है कि कोई ऐसी चीज जहां पर ग्रेविटी बहुत ज्यादा हो, हम उसके पास चले जाएं तो वक्त स्लो हो जाता है, जस्ट लाइक ब्लैक होल। अब मुमकिन है कि असहाबे कहफ किसी ऐसी जगह पर हो जहां पर ग्रेविटी बहुत ज्यादा हुई हो, इतनी ज्यादा कि उनका एक दिन गुजरा हो लेकिन बाहर 309 साल गुजर गए हो। तो जितनी ज्यादा एक्सट्रीम एनवायरनमेंट होगी उतना ज्यादा फर्क पड़ रहा होगा। अल्लाह ताला जानते हैं कि उस गार में ऐसा क्या हुआ होगा कि वहां की ग्रेविटी ज्यादा हो गई हो, या उस वक्त उस गार के होने वाली जगह पर जो रोटेशन है उसका इफेक्ट कुछ चेंज हो रहा हो, या फिर साउंड
और लाइट का इस तरह से ट्रेवल हुआ हो कि वहां पर होने वाला वक्त बाहर के वक्त से मुख्तलिफ हो गया हो। तो हमने टाइम को एक मखलूक ही समझना है। हम जिस जगह पर जाएंगे टाइम उस तरह का हो जाएगा। जरूरी नहीं कि वहां पर फिर दुनिया वाला टाइम रहे। इट डिपेंड्स अपॉन कि हम किस तरह की जगह पर चले गए। आपको पता है अब सूरज भी अपनी फैब्रिक में यही काम करवाता है। चूंकि ये एक हैवी मास है तो ये बैंड हो जाती है। बैंड होने की वजह से इस चीज़ की रीज़न बन जाता है कि ये जो प्लैनेट्स हैं आप इसके इर्द गिर्द रोटेट करें। तो जो प्लैनेट सूरज से सबसे ज़्यादा करीब होगा उसकी जो रोटेशन की स्पीड है वो उतनी स्लो होगी, और जो दूर होगा उसकी रोटेशन की स्पीड उतनी ज़्यादा फास्ट होगी। ग्रेविटी भी उतनी ज़्यादा होगी। ग्रेविटी ज़्यादा होने की वजह से स्पीड स्लो है। अब अगर हमें ज़मीन का एक दिन एक साल के बराबर करना है तो हमें कोई ना कोई ऐसा हैवी मास चाहिए जो बेंडिंग क्रिएट करे, इतनी ज़्यादा ग्रेविटी हो जिसकी वजह से ज़मीन की जो रोटेशनल स्पीड है वो स्लो हो जाए और इसका एक दिन एक साल के बराबर हो जाए। हकीकत में तो एक साल गुजर रहा हो लेकिन ज़मीन के घूमने का अंदाज इस तरह से हो कि वो एक दिन ले रही है उसको घूमने में। अब क्या ये पॉसिबिलिटी है? ये इस तरह से पॉसिबिलिटी बन सकती है कि कोई एक बड़ा सितारा आए या कोई ऐसी चीज़ इस अर्थ के करीब आए जिसकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा हो कि वो ज़मीन की रोटेशन को और स्लो कर दे। अब हिंट हम इस तरह से ले सकते हैं कि हज़रत इब्ने अब्बास से रवायत है कि वो कहते हैं, मैं ज़मीन के करीब से कोई सितारा टूटकर गिरते हुए देखता हूँ तो मुझे ये अंदेशा हो जाता है कि दज्जाल ज़ाहिर होने वाला है। ये दज्जाल तो नहीं अब ज़ाहिर हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि उस वक्त में ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसे मामलात होंगे कि इसके करीब से कोई सियारा, कोई सितारा हो सकता है गुजरे कि जिसकी इतनी ग्रेविटी हो कि वो ज़मीन के ऊपर इफेक्ट करे। अब इस तरह की चीज़ों का इफेक्ट ज़मीन के ऊपर कैसे हो सकता है? तो ये तो हमने नंबर ऑफ एस्ट्रॉइड्स को भी पढ़ा है। वैसे भी कि ज़मीन के ऊपर अपनी आउटसाइड इन्वायरमेंट से कौन कौन सी चेंजेस आती हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि उस वक्त पोर्टल्स ओपन हो जाएंगे, एक टाइम से दूसरे टाइम में जाया जा सकेगा। कि बहुत सी पॉसिबिलिटीज हैं। इस तरह की पॉसिबिलिटीज इसलिए हो सकती हैं क्योंकि एक मॉन्टाक प्रोजेक्ट है, इसमें भी कोल्ड वॉर के दौरान टाइम पर एक्सपेरिमेंट हुआ था। इसका क्या पर्पस था कि एक टाइम से दूसरे टाइम में जाया जाए। और फिर यहाँ तक कि रिसर्चर्स और एक्सपेरिमेंट करने वाले भी कहते हैं कि हमने कुछ इस तरह की चीज़ें भी फेस की हैं कि एक टाइम से दूसरी टाइम में जब जाया तो इवन वहाँ पर कोई मखलूक भी अनलॉक हो गई और वहाँ पर बहुत बुरे इम्पैक्ट हमने फेस किए जिसकी वजह से हमने उसको वहीं उस प्रोजेक्ट को स्टॉप कर दिया। अब इस तरह के जो प्रोजेक्ट होते हैं वो आवाम तक नहीं लेकर आए जाते, वो हिडन होते हैं। अब इसके बहुत से शवाहिद हैं, जिस तरह से बहुत सी टनल्स हैं यूएस ने बनाई हुई अंडरग्राउंड, और भी पूरी दुनिया में बहुत से इस तरह से एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, वो पब्लिक नहीं किए। जिस तरह से कहा जाता है कि क्या एलियंस एग्जिस्ट करते हैं। अभी ट्रंप ने एक भी क्वेश्चन किया था कि अच्छा एलियंस एग्जिस्ट करते हैं तो फिर वो जितनी भी फाइल्स हैं उनको पब्लिक किया जाए। तो इसका क्या हिंट है? इससे ये हमारे माइंड को यूज टू करना चाहते हैं कि इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। दैट मीन्स दे आर ऑलरेडी डूइंग ऑल ऑफ दिस स्टफ। तो इस वजह से अगर हमारे दरमियान यकदम ये कोई चीज़ आ जाती है या किसी और सारे की मखलूक आ जाती है या कोई टेस्ट के लिए अल्लाह ताला चीज़ भेजते हैं तो हमें घबराना नहीं है। हमें ये नहीं समझना कि वो हमारा खुदा है, ये इतनी स्ट्रेंज चीज़ आ गई है कि ये तो बहुत हमारे लिए बहुत कुछ कर लेगा तो इसका मतलब है यही रब है। नहीं, ये अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ें हैं, मखलूक़ात हैं। अल्लाह ताला के हर आलम में वक्त का तयन डिफरेंट है। तो हमें इन सब चीज़ों को उसके अकॉर्डिंग लेके चलना है, ना कि ये हम इन चीज़ों को खुदा मान कर बैठ जाएं। तो जस्ट लाइक अगर हम दजाल के टाइम पर देखें तो बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ हैं। अभी तक हमने जितनी भी डिस्कस कर ली हैं कि ऐसा 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 हो सकता है, लेकिन इन सब के होने की वजह से अगर एक डायमेंशन से दूसरी डायमेंशन एंटर हुआ जाए या एक पोर्टल खुल जाए किसी और आलम से इस आलम में कोई मखलूक आ जाए तो उसका ये हरगिज़ मतलब नहीं होगा कि कोई खुदा आ गया है। उसका ये मतलब होगा कि ये आम सी चीज़ है, ये अल्लाह ताला की निशानी है। जैसे अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया, अल्लाह ताला ने इसको भी पैदा किया है। जैसे अल्लाह ताला ने वक्त का तयन यहाँ पर और रखा है, ऐसे कोई और चारे की ग्रेविटी किसी और के गिर्द और है तो वहां पर वक्त का तयन और है, वहां पर अल्लाह ताला किसी और तरह से मामला चला रहे हैं। तो अल्लाह ताला हमारे सामने नहीं आ सकते। ये बार बार हमने याद रखना है कि हम इस आंख से अल्लाह ताला को नहीं देख सकते, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा है कि जिसका मफहूम ये है कि या पर्दे के पीछे से या वही के ज़रिए से। तो हम इस जहान में नहीं देख सकते। दूसरा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि तुम्हारा रब का आना नहीं होगा, दज्जाल का आना है। तो हमने इन चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करना है, उसको हमने खुदा नहीं मान लेना। तो ये पॉसिबिलिटीज़ है। अब एक और चीज़ देख लेते हैं। पॉसिबिलिटी भी हो सकती है और वो है कॉस्मिक क्रिएशंस हो सकते हैं। दज्जाल टेक्नोलॉजी को रूल ओवर करने की कोशिश करेगा। अभी तक के अगर हम हालात को देखें और इसराइली रिसर्चेस को देखें और उस सिनेरियो को देखें तो लगता यही है कि वो मटीरियलिज्म के ज़रिए हमें ट्रैप करने की कोशिश करेगा।
हमारे अनाज को, हमारी बारिशों को जिस तरह से वो बरसाएगा। अभी तो अब आर्टिफिशियल बारिशें भी बहुत ज़्यादा बरसाने की टेक्निक्स आ गई हैं। फिर उसके बाद टाइम के साथ किस तरह से खेलना है, उसको ये सारी चीज़ें आती होंगी। बेशक अल्लाह ताला की दी हुई चीज़ें हैं, लेकिन ये हमारे टेस्ट के लिए होगी। तो और अगर अम्बिया के साथ होता है तो वो मोजज़ात होते हैं। और अगर लोगों के हाथों से इस तरह की कोई चीज़ें होती हैं, जैसा कि मूसा अलैहिस्सलाम के सामने लाठियाँ सांप बन के आ गई, तो इसका क्या मतलब है कि वो एक सहर क्रिएट कर रहे हैं, वो रियल नहीं है। स्पेसिफिक आके देख लेते हैं कि ज़मीन पर, अब स्पेसिफिक आकर देख लेते हैं कि ज़मीन के 24 घंटे के एक दिन बनता है, वो एक दिन 365 दिन के बराबर कैसे हो जाएगा, एक साल के बराबर कैसे हो जाएगा। तो हम इसको इस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं। एक तो ज़मीन घूमती है सूरज के गिर्द अपने ऑर्बिट में, एक ज़मीन घूमती है अपने ही एक्सेस पर। किस तरह से, आप एक इमेजिन करें कि एक बच्चा है और वो गोल गोल घूम रहा है, और एक चार दीवारी है, उसने उस चार दीवारी के गिर्द भी घूमना है और गोल गोल घूमना है, गोल गोल घूमते जा रहा है, घूमते जा रहा है, और ऐसे घूमते घूमते पूरी चार दीवारी के गिर्द वो एक चक्कर कंप्लीट करेगा। उसके 2 चक्कर हैं, एक चक्कर वो जैसे खुद कंप्लीट करता है और दूसरा चक्कर वो जो पूरी चार दीवारी के इर्द गिर्द लगाता है। ऐसे ही ये ज़मीन एक चक्कर अपना खुद कंप्लीट करती है और एक चक्कर ये अपना सूरज के गिर्द कंप्लीट करती है। इसको एक और पिक्चर से अंडरस्टैंड करते हैं। ये देखें, ये जो आपको ब्लू कलर का नजर आ रहा है, ये है एक मदार जो इसका सूरज के गिर्द है, ऑर्बिट। इस ऑर्बिट में जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, लेकिन इस घूमने के दौरान दौरान ये 24 घंटे में अपने एक्सिस के इर्द गिर्द भी घूम रही होती है। फिर जमीन का जो हिस्सा सूरज के सामने आ जाता है वहां पर दिन होता है, और जो पीछे चला जाता है वहां पर रात होती है। ठीक है, लेकिन जमीन की रोटेशन के इर्द गिर्द कुछ इस तरह से होता है कि जो इसका नॉर्थ पोल है वो इस एंगल पर होता है कि वहां पर 6 महीने दिन रहता है और फिर 6 महीने की रात भी रहती है। अब यहाँ पर जमीन 24 घंटे में घूमती जा रही है, सूरज दिन हो रहा है रात हो रही है, दिन हो रहा है रात हो रही है। यहाँ से घूमते घूमते यहाँ घूमी जा रही है, घूमी जा रही है, फिर यहाँ पर आ गई है, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर इस तरह से घूमते घूमते पूरी सूरज के गिर्द जब चक्कर लगाती है तो एक साल पूरा होता है। उस एक साल पूरे होने में हमारे मंथ्स चेंज होते हैं, जिसमें गर्मी आती है, सर्दी आती है, खजा आती है, बहार आती है। और जो जमीन अपने एक्सिस पर घूमती है इसमें दिन आता है और रात आते हैं। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी नमाजों का अंदाज़ा लगाना। मुमकिन है कि ज़मीन के घूमने की स्पीड जब इतनी स्लो हो जाए कि वो हमें लगे कि एक तवील दिन है, लेकिन असल में वो तवील दिन ना हो, वो अपने मदार के इर्द गिर्द भी घूमती जाए। क्यों? क्योंकि जिस तरह से हम इसका नॉर्थ पोल देखते हैं कि वो इस तरह से टिल्ट हुआ होता है कि वहां पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात रहती है। तो हमारे लिए ये भी चीज़ इतनी मुश्किल नहीं होनी चाहिए कि हम अपनी नमाजों का अंदाज़ा किस तरह से लगाएंगे। अभी जैसे कि नॉर्वे वाली साइड पर देखें, अंटार्कटिक साइड पर देखें, तो जब 6 महीने का दिन रहता है तो वो अपनी नमाजों का अंदाज़ा लगाते हैं। वो 6 महीने में 6 नमाजें तो नहीं पढ़ते, 4 तो नहीं पढ़ते, वो 24 घंटे को डिवाइड करके नमाजें पढ़ते हैं। इसको अंडरस्टैंड करने कि हमने अपनी नमाजों का तयन कैसे करना है। तो ये कुछ थ्योरीज थी जो आज हमने डिस्कस की हैं। मुमकिन है कि आने वाले वक्त में और थ्योरीज भी हों, साइंस मज़ीद एक्सप्लोर करे, हम इन आयात को मज़ीद अंडरस्टैंड करें, और हमने आयात की रोशनी में साइंस को एक्सप्लोर करते जाना है कि अच्छा आयत ये कहती है सूरज इस तरह से मुड़ा था, तो इसका मतलब है साइंस में ये चीज़ भी पॉसिबल है। अच्छा आयत ये कहती है साउंड ने ये किया था, तो इसका मतलब है साइंस में हम साउंड से ये चीज़ भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हम कुरान पाक से सीखेंगे कि साइंस क्या क्या और क्या कर सकती है। तो फिलहाल के लिए जो भी मैंने रिसर्च की थी, अपनी पॉसिबिलिटीज़, डिफरेंट स्कॉलर्स को सुना था, पढ़ा था, वो मैंने आपके सामने रख दिया। अगर आपको वो पेपर्स चाहिए जो मैंने रीड किए हैं इसराइली रिसर्चेस के अकॉर्डिंग, तो आप यहाँ मुझे बता दीजिएगा कमेंट में, मैं इंशाल्लाह आपको अपनी ड्राइव शेयर कर दूंगी। अब जब हम देखते हैं ना कि अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने उसको इसलिए जगाया ताकि वो एक दूसरे से अपने हालात पूछें कि यहाँ पर वो कितनी मुद्दत ठहरे हैं, तो इस मुद्दत ठहरने में हमारे लिए बहुत बड़ी निशानी है कि हम इस चीज़ के पीछे के सिनेरियो को समझें कि ये मामलात किस किस तरीके से हो सकते हैं और असहाबे कहफ में किस किस तरह से हुए। मुमकिन है कि आप जब पढ़ें, आप जब रिसर्च करें, तो इंशाल्लाह आप मुझे भी आकर बता रहे हो कि ये चीज़ इस तरह से भी पॉसिबल हो सकती है, असहाबे कहफ के साथ ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। तो ये जब हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं ना, तो फिर हम अल्लाह ताला की कुदरत को पहचानते हैं कि अल्लाह ताला ने इस तरह से टाइम को क्रिएट किया है, ये इस तरह से भी स्लो हो जाता है, ये अगर हमारे जहान में और है तो किसी दूसरे आलम में टाइम और है, स्पीड की लाइट इस तरह की है तो ये इसका इस तरह से इफेक्ट है। तो जब हम इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं तो फिर हम अल्लाह ताला की वहदानियत पर और यकीन करने लग जाते हैं। हम इस चीज़ पर यकीन करते हैं कि अल्लाह ताला की ही ज़ात बाकी रहने वाली है और ये जितनी भी चीज़ें प्रोड्यूस की हैं ये अल्लाह ताला ने की हैं। तो इस वजह से जब भी कल को कोई हमें आकर ये टाइम को लंबा करके दिखाए, छोटा करके दिखाए, बारिश बरसा के दिखाए,
तो इट्स सो कॉमन फॉर अस। सब के होने की वजह से वो खुदा नहीं हो जाएगा। मेरे रसूलुल्लाह ने तो मुझे बताया है, और हमने सूरह कहफ भी पढ़ ली है। हमें ये भी पता है कि अल्लाह ताला सूरह कहफ के ज़रिए हमारी डिवाइन हेल्प करेंगे। हमें ये भी पता है कि हम अपनी इस्तिताअत के ज़रिए सूरह कहफ को अंडरस्टैंड, हमें ये भी पता है कि हमने अपनी कोशिश की सूरह कहफ को अंडरस्टैंड करने की, कि उस वक्त के क्या क्या मामलात हुए थे, हम कैसे कैसे बच सकते हैं। तो जब हम कोशिश करते हैं ना, तो अल्लाह ताला देखते हैं। फिर अल्लाह ताला अपने बंदे को तनहा नहीं छोड़ते। अल्लाह ताला जब देखते हैं ना कि मेरे बंदे ने मुझ तक पहुंचने की कोशिश की है, तो वो रास्ता भी खुद ही दिखा देता है। वो इस तरह से हमें बचा लेगा कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। और अगर दज्जाल हमारे टाइम पर नहीं आएगा, तो हमें ये बातें अपने बच्चों को बताना ज़रूरी है। हमें साइंस पर गहरी नज़र रखने की ज़रूरत है। हमें इसराइल की टेक्नोलॉजीज़ और इसराइल इस वक्त क्या क्या कर रहा है, यहूदी क्या कर रहे हैं, हमें इन सब चीज़ों के समझने की बहुत ज़रूरत है। इसलिए कि हम अल्लाह ताला के हुक्म से, अल्लाह ताला की मदद से अपने और अपने बच्चों का ईमान बचा सकें। अगर हम उस वक्त में ना भी ज़िंदा हुए, अगर हमारे बच्चे ज़िंदा हुए, तो अल्लाह ताला हमारी इस वक्त की कोशिश देखेंगे ना, कि हम इसको जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सूरह कहफ में क्या है। तो अल्लाह ताला डेफिनेटली हमारे बच्चों की भी हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और सूरह कहफ को हमने पढ़ना नहीं छोड़ना। जुमा के दिन भी और पहली और 10 आयत आई विल प्रेफर कि ये याद कर लें, क्योंकि सही मुस्लिम में कुछ रवायत में आता है पहली 10, कहीं पर आता है आखिरी 10। तो पहली 10 और आखिरी 10 को मैं जिस एंगल से देखती हूँ, उस लेंस में मुझे अल्लाह ताला की वहदानियत ही नज़र आती है। स्टार्ट में भी अल्लाह ताला कहते हैं कि शिर्क नहीं कर, आखिरी 10 आयत में देखें तो उसमें भी शिर्क से बचने का है। तो इसमें यह है कि हमने अल्लाह ताला को ही इलाह मानना है, अल्लाह ताला को ही रब मानना है, और अल्लाह ही वो है जो इस कायनात का, इस पूरे निज़ाम का मालिक है, और उस चीज़ का भी मालिक है जिसको हम नहीं जानते। इस एपिसोड में हम फूड सिस्टम और दजाल को पढ़ेंगे कि पकीज़ा फूड, हलाल फूड और तैयब फूड में क्या फ़र्क होता है। तो जब हम सूरह कहफ में देखते हैं, तो जब ये वो सवाल करते हैं एक दूसरे से वक्त की तयन का, तो उसके बाद कहते हैं अच्छा चलो ठीक है भी, शहर से ना उम्दा खाना लेकर आओ। यहाँ पर हलाल खाना नहीं कह रहे, उम्दा खाना ही क्यों कहा है, अज़का का लफ्ज़ क्यों आया है। तो ये इसको डिस्कस करेंगे कि हलाल और अज़का में क्या फ़र्क है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आजकल हमारे खानों में भी बहुत मिलावट होगी और हमें पता ना हो।